Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter changing culture, changing cultural tradition, changing culture tradition. My dear student, this is the very important chapter. This is very important chapter because in this chapter we will try to understand about the what the changes which was introduced in the European scenario, especially in Italy. The ideology, the thoughts, the beliefs, the religious faith that was changed, scientific technology that was came into existence in the proper form, the paintings, art and architectures, the every sphere of the life that was changed during that time. We will study in this chapter. Okay, so my dear student, let's start your chapter. आइए चैप्टर को देखते हैं आपके। तो ये जो चैप्टर है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, इस चैप्टर में कई सारी महत्वपूर्ण बातें, स्पेशली 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, वी आर गोइंग टू रीड द ड्यूरिंग 14th century AD to 17th century AD हिस्ट्री। ये हम इसके बीच का पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे। We will study, we are going to discuss about the points. कहता है कि कैसे इनका विकास हुआ, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, क्या है ये चीजें। इफ यू हैव रिमेंबर माई प्रीवियस क्लास, आई होप कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने पुरानी अपनी क्लासमेट के बारे में डिस्कस किया था, क्रूसेड्स के बारे में बात की थी, इस्लामिक एम्पायर के बारे में बात की थी, रोमन एम्पायर के बारे में बात की थी। तो रोमन एम्पायर और इस्लामिक एम्पायर के बीच के जो झगड़े हुए, जो युद्ध हुआ, जो धार्मिक युद्ध क्रूसेड हुआ, धर्म युद्ध, इसके परिणाम स्वरूप रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य के द सिटी दैट वाज डेवलप्ड इन द रोमन एम्पायर दैट वाज डिक्लाइंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, नष्ट हुए शहर रोमन एम्पायर के नष्ट होने के बाद। और फिर नई जगह पे नई संस्कृति का विकास, और वो नया जगह था इटली। इन इटली के विकास और इटली में जो नई विचारधाराएं आई, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वी आल्सो स्टडीड अबाउट द ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी, कॉपरनिकन रिवोल्यूशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स एंड द रोल ऑफ ह्यूमनिस्ट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ Arabs in science and philosophy, and other points we will discuss today in my class. Okay, let's start, my dear student. कहता है कि जो 14th to 17th सेंचुरी, स्पेशली 17th सेंचुरी के अंत तक आते आते यूरोप का जो क्षेत्र था, यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की जो अर्बन कल्चर थी वो डेवलप हो रही थी। नगर के लोग अब ये सोच रहे थे कि हम एक विशेष प्रकार की नगरी संस्कृति में रहते हैं और हम गांव में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक सभ्य हैं। वी आर मोर सिविलाइज्ड देन दोज पीपुल्स हु लिव्ड इन रूरल एरियाज।
This type of thoughts in the mind of the people who lived in urban areas, जो नगरी क्षेत्रों में रहते हैं उनके दिमाग में इस तरह की बात आ चुकी थी कि वो लोग नगर में रहते हैं, वो लोग गांव में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक सभ्य है, अधिक संस्कृत। नगर खासकर जो फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये सब कला और विद्या के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुए। नगर को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्ता मिली, ऑटोनॉमी मिली। चर्च और राजा दोनों, अब कुछ नगर ऐसे थे जो ना चर्च से कंट्रोल होते थे ना राजा से, जैसे फ्लोरेंस था, वेनिस था, जिनेवा था। वी विल स्टडी अबाउट दैट, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो नगरों को कुछ स्वायत्ता मिली, नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। जो वेल्दियर पीपुल्स थे, जो इलिट क्लास के लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, अभिजात वर्ग के लोग, कलाकारों और लेखकों को प्रश्रय दिए, आश्रय दिए, शेल्टर दिया। इसी समय जो पेंटिंग्स का विकास हुआ, जो मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वो दूर दराज के नगरों में रहें, दूर दराज के देशों में रहें, उन्हें लिखित सामग्री प्राप्त होने लगी, रिटेन मटेरियल्स मिलने लगे इजी मोड में, सस्ते कीमतों पे। और ये जो सस्ती कीमतों पे उनको चीजें मिल रही थी, वो अपने में एक महत्वपूर्ण बात थी। दूर दराज के देशों में रहने वाले लोग अब आसानी से जो प्रिंटेड बुक थी उनको पढ़ सकते थे। रूप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी, लोग हिस्ट्री को समझने लगे, इतिहास क्या है इस चीज को जान गए। लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन की प्राचीन सभ्यताओं से करने लगे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। किसी के ऊपर फोर्सफुली प्रेशर नहीं बनाया जा सकता कि वो एक धर्म को माने। सबको यह पता चल चुका था कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी जो विश्वास को वैज्ञानिकों ने गलत कर दिया। चर्च कहता था कि सोलर सिस्टम का सेंटर अर्थ है और सूर्य के साथ साथ सारे उपग्रह और उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी का रोटेशन करते हैं। इस मान्यता को साइंस ने खारिज कर दिया, नकार दिया अपने प्रयोगों के द्वारा। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। मेडिटेरियन सी दैट वाज सेंटर इन होल वर्ल्ड, दैट वाज आल्सो डिनाइड बाय द न्यू इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज। जो नए विद्वान थे उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि मेडिटेरियन सी पृथ्वी का सेंटर है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि जो यूरोप है वो विश्व का केंद्र है। इसीलिए जो ये मेडिटेरियन सी है वो पूरे दुनिया का सेंटर है। What I am telling you, my dear student, I hope you can understand. Dear student, as I inform you, as I told you, from the 14th to 17th century, the huge amount of the cities and towns, they were growing in the many countries of Europe. A distinct urban culture also developed. The townspeople began to think of themselves as more civilized than the rural people. Towns, particularly Florence, Venice, and Rome, become center of art and learning. Artists and writers were patronized by the rich and the aristocratic people. The invention of paintings at the same time made book and print available
to many people, including those living in distant town of countries. A sense of history also developed in Europe, and people constructed their modern world with the ancient one of the Greeks and Romans. Religions came to be known, religions came to be seen as a something which each individual should choose for himself. The church's earth-centered belief was overturned by scientists who began to understand the solar system, and the new geographical knowledge overturned the Europe centric view that the Mediterranean Sea was the center of the whole world. My dear student, on the basis of that, we can say that this was the time, this was the specific time period in which a lot of inventions happened. The artists, the painters, artisans, they were patronized by, they were sheltered by, not we can say the particular word shelter, we have to use the word patronized. They were patronized by the aristocratic people, the prosperous and elite class people, traders also, and that's result the new type of architectures, paintings that was developed in the proper form. नए रूप में, नए तरीके से, नई संस्कृति में इनका विकास हुआ. अब ये समय था जब यूरोप में यूरोपियन लोगों के विचारधाराओं में बदलाव आया. Actually, as you know that, I told you in the chapter 3 orders, the society, the European society from 5th century to, especially the 9th century to 16th century, it was controlled by direct or indirect way, the clergy and nobility. 9th to 13th century especially. And after 13th to 16th century, little bit controlling of the nobility and clergy. But here what we observe that the some states, some towns, the last phase of the 14th century, the different countries, the towns were emerged in the huge amount on the basis of the trade and commerce, on the basis of new industrial development. And these differences, these changes convert the mind of the people. When the elite class people, the prosperous people, they patronize those people who were intellectual, who were painters, who were artisans. That's result, the huge amount of production, the huge amount of the new type of architectural building, the huge amount of the new thoughts and ideology, new type of inventions that was introduced, विकसित हुए, अस्तित्व में आए. The European centric view which was imposed by the clergy, the religious people, the church, which was denied by the scientists. They proved that the Mediterranean Sea was not the center of the world, because the Europeans who tried to ये बात ये कहना चाह रहे थे कि हम यूरोप जो है पूरी दुनिया का सेंटर है, और यूरोप दुनिया का सेंटर होने के नाते भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी पूरे दुनिया का केंद्र है. ये बात भी डिनाई कर दिया गया प्रयोगों के द्वारा. And one more thing which was denied by the historian on the basis of their practical knowledge, their inventions. According to Bible, that Earth is the center of our solar system. Sun, along with the other planets,
move towards the earth. This thought, this ideology that was क्या किया गया? डिनाइड कर दी गई, नहीं माना गया, निकाल दिया गया। ये सोच हटाना एक नई तरह की क्रांति थी, एक नए तरीके की विचारधारा थी। तो जो ये बदलाव हो रहे थे, जो ये चेंजेस हो रहे थे, इसके पीछे का कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन था 14th सेंचुरी में नगरों का विकास, रीजन था नए तरह की प्रॉस्पेरिटी का आना, रीजन था ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट। वी हैड स्टडीड इन द three order the crisis of 14th century, where we studied that the population that was decreases in the huge amount from the 10th century to 14th century. That was 10th century, it was the 42 million, 12th century 62 million, 13th century it became the 73 millions. But after what happened in 14th century, the population that was decreased in a very huge amount. It what? Downfall 42 millions due to the some specific reason. What was the reason? If you have remember, I told you the three main reasons. First reason was the climatic change, second reason was the epidemic, and third reason that was the technological change also. Trade and commerce that was not functioning properly. ये कारण थे। तो जब 14th सेंचुरी के बाद फिर एक बार सभ्यता का विकास हुआ, और इन सभ्यताओं के विकास में दो संस्कृतियों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। टू कल्चर्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इमर्जेंस ऑफ द न्यू टाइप ऑफ थॉट्स एंड आइडियोलॉजी, दैट वाज द बाइजेंटियन कल्चर एंड सेकेंड दैट वाज द इस्लामिक कल्चर। Both culture, they were competitor. They were not फेवर की हम लोग शांति से रहे। लेकिन बाद में 14th सेंचुरी के बाद एक बड़ा बदलाव देखा। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट देयर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल्स। आई मीन टू से दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट द एविडेंस। बिहाफ ऑफ दैट we will study whole chapter. कुछ इसके हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं, हमारे पास कुछ एविडेंस होने चाहिए जिसके आधार पर हम इस इतिहास की व्याख्या करें। आखिर 14th to 17th सेंचुरी के बीच के इतिहास की व्याख्या कैसे होगी? तो इसके आधार पर हमें कुछ तथ्यों को ढूंढना पड़ेगा। सो इफ यू विल ट्राई टू फाइंड अबाउट दैट द एविडेंसेस, देन यू हैव ए लॉट ऑफ आर्टिकल्स, लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस, archaeological findings, buildings, remains. On the basis of that, you can say that the 14th century, that was the one of the best era in the Middle Europe. Middle Europe में ये मध्यकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण काल था वो 14th century था। कहता है कि there is a vast amount of material on the European history from the 14th century. Document, printed book, paintings, sculptures, buildings, textiles. Much of this has been carefully preserved in the archives, art galleries and museums in Europe and America. From the 19th century, historians use the term Renaissance. Renaissance literally meaning the rebirth. In online class, I discussed this topic. I hope you have remembered. Renaissance, to be described the cultural change of this period. The historian who emphasized these most was a Swiss scholar, Jacob Burckhardt. Jacob Burckhardt, the University of Basel in Switzerland. He was a student of the German historian Leopold von Ranke. Leopold von Ranke was a very famous historian. And Jacob Burckhardt, he was the student of Leopold von Ranke.
Ranke had taught him that the primary concern of the historians was to write about the state and the political using paper and files to government departments. Burckhardt was dissatisfied with this very limited goal of that his master that set out for him. To him, the politics was not the be all and end all in history writings. Be all and in all in history writings. कहते हैं बर्कहार्ट की सिर्फ इतिहास लेखन में सिर्फ राजनीतिक इतिहास का लेखन किया जाए और सिर्फ राजनीतिक इतिहास के बारे में जाना जाए, ये पूरे इतिहास को एक्सप्लेन नहीं करता। इतिहास का पूरा अंत और शुरुआत सिर्फ राजनीतिक इतिहास से ही नहीं होता है। हिस्ट्री वॉज एज मच कंसर्न विद द कल्चर एज विद पॉलिटिक्स। बर्कहार्ट वॉज सेट आउट फॉर हिम, टू हिम पॉलिटिक्स वॉज नॉट द बी ऑल एंड इन ऑल इन हिस्ट्री राइटिंग्स। हिस्ट्री वॉज एज मच कंसर्न विद द कल्चर एज विद पॉलिटिक्स। जितना पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है उतना ही सांस्कृतिक इतिहास को भी जानना लोगों के लिए जरूरी है, आवश्यक है। इस बात पर बल देते थे बर्कहार्ट। In 1860, he wrote the book called The Civilization of the Renaissance in Italy, in which he called his readers' attention to literature, architecture, and paintings to tell the story of how a new humanist culture had flowed in Italian towns from the 14th to 17th century. This culture, he wrote, was characterized by a new belief that man as an individual was capable of making his own decisions and developing his skills. He was modern in contrast to medieval man whose thinking had been controlled by the church. So, my dear student, what I am telling you, on the basis of the evidences, we can easily understand that the points which is given in this book. We can examine all the points on the basis of the evidences. That evidences, like the different journals, diaries, articles, paintings, and as I told you कि कंटेम्प्रेरी जो ऑथर्स थे उनके बुक, ये जो तमाम सारी चीजें थी, जो दस्तावेज थे, मुद्रित पुस्तक थी, पेंटिंग्स थी, चित्र थे, मूर्तियां थी, बिल्डिंग्स थे, भवन तथा वस्त्रों से प्राप्त होती है। कहता है कि 14th सेंचुरी में यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों तथा वस्त्रों से प्राप्त होती है, जो यूरोप और अमेरिका के म्यूजियम्स में, अभिलेखागारों में, कला चित्रशालाओं में, आर्ट गैलरीज में संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। 19th सेंचुरी के इतिहासकारों ने एक शब्द रेनेसां का उल्लेख किया। रेनेसां शब्द को मैंने आपके ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था। रेनेसां का अर्थ होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। हिंदी में इसे पुनर्जागरण कहते हैं। इस रेनेसां शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट, जो लियोपोल्ड वान रांके के शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे, जैकब बर्कहार्ट इस बात पर बहुत अधिक बल देते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ कल्चरल हिस्ट्री को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। वे जर्मन इतिहासकार जो लियोपोल्ड वान रांके के विद्यार्थी थे, रांके ने उन्हें बताया था कि इतिहास का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे।
जिसके लिए वह सरकारी विभागों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल करे। बर्गहार्ड अपने टीचर के इस लिमिटेड जो डिफिनेशंस थी हिस्ट्री की, उससे सहमत नहीं थे। बर्गहार्ड अपने गुरु के इन सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से भी है जितना राजनीति से है। इतिहास सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो को एक्सप्लेन कर ले, यही सिर्फ इतिहास का लक्ष्य या उद्देश्य नहीं हो सकता। इतिहास को संस्कृति के भी बारे में बताना पड़ेगा। लोगों के, कॉमन पीपुल की थॉट्स, उनके बिलीव्स, उनके फेथ को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट दे प्रैक्टिस इन सोसाइटी, इट आल्सो एक्सप्लेन, ये भी बताना होगा। तो इतिहास का एक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करते हैं लियोपोल्ड वार्नाके के शिष्य जैकब बर्गहार्ड। अपने गुरु से इतर जाके, अपने गुरु के बताए गए मार्गों से अलग हटके, गुरु के बताए गए, टीचर्स के बताए गए उन चीजों को जो उनके लिए बहुत ही लिमिट, दायरा निर्धारित कर रहा था इतिहास का, उससे वो पार निकल कर उन्होंने कहा कि सिर्फ इतिहास, राजनीतिक इतिहास को बताना ही उसका मेन काम नहीं, मेन उद्देश्य नहीं, बल्कि इतिहास का उद्देश्य होना चाहिए कि वो सांस्कृतिक इतिहास को भी बताए। इतिहास का जितना सरोकार राजनीति से है, उतना ही सरोकार संस्कृति से भी होना चाहिए। 1860 में बर्गहार्ड ने अपनी पुस्तक लिखी, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां। उनकी पुस्तक थी 1860 द सिविलाइजेशन of the Renaissance, civilization of the Renaissance, उनकी पुस्तक थी द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां। ऑथर जैकब बर्गहार्ड। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। जैकब बर्गहार्ड। जैकब बर्गहार्ड, इन्होंने पुस्तक लिखी और इन्होंने बताया कि हिस्ट्री not only explain about the political but also it should be explained the culture, activities, उन्होंने इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि इतिहास का सिर्फ एक उद्देश्य, सिर्फ एक और एक मात्र उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ पॉलिटिकल चीजों को ही एक्सप्लेन करे। इतिहास का उद्देश्य इससे इतर हटके संस्कृति को भी बताना होना चाहिए। कल्चर को एक्सप्लेन करके, पॉलिटिकल सिनेरियो को एक्सप्लेन करके हिस्ट्री को पूरी तरीके से बताया जा सकता है। 1860 में बर्गहार्ड ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां जो पुस्तक लिखी इन इटली में अपनी जो उन्होंने पुस्तक लिखी, ये पुस्तक, ये बुक अपने पाठकों का ध्यान लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स की ओर आकर्षित किया और बताया कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक इटली के नगरों में किस प्रकार ह्यूमनिज्म कल्चर डेवलप हो रही थी। ह्यूमनिज्म कल्चर Renaissance in Italy।
इन इटली। ये थी बुक, और इस बुक में इन्होंने क्या बताया, कहा कि किस तरीके से ह्यूमनिज्म कल्चर है। ह्यूमनिज्म कल्चर डेवलप हो रही थी, किस तरीके से मानववादी विकास हो रहा था, मानववादी सोच का डेवलपमेंट हो रहा था। और अपनी बुक के माध्यम से उन लोगों ने लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। उन्होंने लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। वे कहते हैं कि अपनी बुक में कि वही मनुष्य मॉडर्न कहला सकता है जो ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित हो। तो आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन माय नेक्स्ट क्लास। Goodbye and take care.